शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर तक हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है। लेकिन इन कह कहूँ के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से अयां थी। शादी चूंकि जल्दबाजी और ख़ानदान वालों की नाराज़गी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास थे नहीं। एक दोस्त से उधार पकड़ के सोने की एक हल्की सी अंगूठी उसे दी, जिसे उसने ये कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ़ हूँ। जिन हालात में शादी हुई है, इससे भी वाकिफ़ हूँ। सो जब खुद दिला सको तब लूँगी। मैंने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो ज़रूर पूरी करूँगा। उसने कुछ देर तअम्मुल के बाद कहा कि ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो, लेकिन अपना हो। और दूसरा 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 मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल वालों से सुनती है। वो सारी कश्तियाँ जला के आई थी। सो उसने ज़बान सीख ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तवस्सुत से लाहौर में कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था। सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ़ था, तो वो मेरे पास आई। उसने अपने ज़ोर से बंद मुट्ठी खोली और मुझे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। यार, मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। वो खामोश हो गया। क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या? तुम्हारी गंदम गांव से आती है ना? हाँ। तुम ऐसा करो, इन पैसों की गंदम ले लो। घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको ज़रूरत है। तुम यहाँ से उठा के वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिज़नेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पे मुस्कराया। लेकिन प्लान बुरा नहीं था, प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मख्फी रखा था। पैसे लेके जब मैं घर आया, तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चा गला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि उनको पूरा हिसाब होता है। हमें फ़ी मन 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ पे रखा, क्योंकि असूली तौर पे ये उसी की कमाई थी। अगले हफ्ते मैं उसे छोड़ के लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी, तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया, तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतज़र बीवी भी थी, और एक तनख्वाह में मेरा गुजारा होता मुश्किल नज़र आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या एहसास ज़िम्मेदारी। मैंने भी तहैया किया, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। उसने अगर मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ा है, तो उसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता था।
میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹوران میں مجھے نوکری مل گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 بجے تک میں کال سینٹر میں ہوتا تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ شفٹ پہ ریسٹورانٹ میں کام کرتا تھا۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 بن جاتا تھا، اور ریسٹورانٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر میں نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ کام نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما، اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنی اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق، 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹوران سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میچنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا، خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی ہے کچھ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا ہے؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈڈ سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے طائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں
टीचिंग शुरू कर दी थी और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेके कभी-कभी गरमा-गर्मी भी हो जाती थी कि बहनें जवान हो रही हैं, उनका तुम्हें ख़्याल नहीं है। गो कि मैं घर में थोड़ा ख़र्चा दे देता था, लेकिन सास-बहू की वही लड़ाई कि सारा ख़र्चा हमारे हाथ में हो। उसने इस हवाले से कभी घर में बहस नहीं की। वो अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। उसका भी हल हमने ऐसे निकाला कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझ के इस बात पे खूब लड़ाई की कि खर्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो उसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं। वालदा गरज बरस के चुप हो गईं। जब उसकी तनख्वाह आई तो उसने खुद ही वालदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं। माँ ज़ेर हो गई कि कैसी बरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी उसका बर्थडे सरप्राइज़ था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लाट। उसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे सामने वो धाड़े मार मार के रोई, जैसे ये सब आंसू उसने उसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफ़ी देर खाली प्लाट में मिट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली ज़मीन पर घसीटती और किसी बच्चे की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। जिंदगी जब ट्रैक पे आ चुकी थी, जिस दिन मुझे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला, उस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात उसकी तबीयत मामूल से ज़्यादा ख़राब हुई। मैं अपनी ज़िंदगी को मैं अपनी ज़िंदगी में उसको लेके कभी नहीं डरा, इस वक्त भी नहीं जब पूरे ख़ानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसकी हालत मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं उसे अस्पताल लेके भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे, और मैं नंगे पैर अस्पताल में उसको उठा के भाग रहा था। उसकी हालत ख़राब थी। डॉक्टरों ने एक ज़िंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था, जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पर घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। उसने उसके लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा दे के मुझे दगा दे गई। उसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे ताइफ पे भारी था। मैंने उसी के नाम पे हमारी बेटी का नाम रखा। आज भी अपनी बेटी को जब इस पोश इलाका में एक खूबसूरत प्लाट के पास उसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ, तो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा, मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं? मैं उसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं उसे किस तरह बताऊँ कि ये उसी का घर है, ये उसी की मलकियत है, जिस पे उसके अलावा किसी का हक नहीं है।